सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। सेहतनामा में आज सुनिए ENT से जुड़ी समस्याएं और समाधान, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज सुनिए पहली कड़ी। नमस्कार श्रोताओं, तंदुरुस्ती हजार नियामत, ये कहावत हम सभी ने सुनी है। तंदुरुस्ती रखने के लिए, शरीर को संभालने के लिए, तबीयत को ठीक ठाक रखने के लिए हम सभी कुछ न कुछ कोशिश करते रहते हैं, मगर कभी न कभी हमें चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती ही है। शायद ही कोई होगा, बिरला कोई होगा कि जिसे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत ना पड़ती हो। अब जहां तक डॉक्टर्स की बात है, आजकल जहां तहां विशेषज्ञ हमें दिखाई देते हैं। शरीर के हर हिस्से के लिए, हर भाग के लिए कोई न कोई विशेषज्ञ होता है जिनके पास हम जाते हैं। बहरहाल आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध ENT सर्जन डॉक्टर मिलिंद भोई जी को। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस ENT के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, हम सुनते हैं कार्डियक सर्जन होते हैं, मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जैसे नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं, आई स्पेशलिस्ट होते हैं, और किडनी के जो विकार होते हैं उनके एक अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये आपका जो है ENT स्पेशलिस्ट हैं आप, ये ENT क्या होता है? ENT का मतलब है ईयर, नोज और थ्रोट, यानी जिसको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, या हार्ट स्पेशलिस्ट, उसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा दिखेगा कि ये तीन चीजें इकट्ठा है। ENT, ईयर स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, नोज स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, थ्रोट स्पेशलिस्ट अलग नहीं होता है, तीनों का मिलके होता है। आप इसे कह लीजिए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा। क्योंकि ये जो तीन ऑर्गन्स है, ईयर, नोज और थ्रोट, इनका जो एनाटॉमी है, जो संरचना बोलेंगे हम उनको, वो एक साथ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनका जो कार्य पद्धति है, जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, वो भी एक साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा। और उनका लोकेशन भी बहुत विसिनिटी में, नजदीक है। तो किसी एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट करते समय और दो ऑर्गन को ख्याल में लेना जरूरी है। जैसा कि मैं बताऊंगा, अगर आपको जुकाम है, सर्दी है, तो नाक का रिलेटेड हुआ। अगर वो सर्दी ज्यादा दिन तक अंदर स्टैग्नेट हुई तो कान में दर्द हो जाएगा जी। तो और वो सर्दी पूरा नहीं। ये है कि जो बच्चे बोल नहीं पाते, पहले गूंगा कहा जाता था, एक तरह से दिव्यांग होते हैं, बात नहीं कर सकते, तो उसकी क्या वजह हो सकती है कि वो बोल नहीं पाते, और क्या उस पर कोई ट्रीटमेंट है? दिस इज कॉल्ड डेफ म्यूटिज्म, हम उसे कह सकते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चों में बात करने की जो सिस्टम है वो तो नॉर्मल होती है, फिर भी वो बात नहीं कर पाते। हमें ये बताना जरूरी है कि बात करने का पहला स्टेप सुनना है। अगर आप अच्छी चीजें सुनेंगे तो आप उसको वर्ड में ट्रांसलेट करके बात कर सकते हैं। अगर आपके सुनने में तकलीफ है तो यू कांट स्पीक। आपका बात करने का सिस्टम नॉर्मल है, फिर भी अगर आपको हियरिंग प्रॉब्लम है, आप वो वर्ड्स, वो मीनिंग अगर आपके दिमाग में नहीं जाएंगे तो यू कांट प्रेडिक्ट, यू कांट स्पीक। तो बहुत सारे बच्चों में ये तकलीफ होती है कि उनको सुनने में प्रॉब्लम होता है, दे कांट हियर प्रॉपरली, और सुनने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो बात नहीं कर सकते। तो बेसिक ये उसकी वजह है। लेकिन अगर ये बच्चों को हम सुनने के लिए कोई ट्रीटमेंट करेंगे, अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि कॉकलिया इम्प्लांट जैसी सर्जरी अभी करते हैं कि उनमें वो कॉकलिया इम्प्लांट करके उनको किसी स्पेशल ट्रेनिंग देके वो बच्चे बात कर सकते हैं। अच्छा। या कुछ कुछ बच्चों में ऑडियोमेट्री टेस्ट करके अगर उनकी सुनने की कैपेसिटी, सुनने की क्षमता अगर कम है तो उसको हियरिंग एड देके हम उनका हियरिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और बाद में हियरिंग इंप्रूव होने के बाद में दे कैन स्पीक प्रॉपरली। अच्छा। तो जो आपने पहला मुझे सवाल किया कि तीनों इकट्ठा किए हुए हैं, इसकी वजह यही आप जान सकती है। अगर वो ठीक से सुनेगा बच्चा तो ठीक से बोलेगा। अगर सुनने में तकलीफ है, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पीकिंग इज हियरिंग।
अगर वो ठीक से सुनता है तो अच्छी बात करेगा। वो जो आम भाषा में जिसे बहरापन कहते हैं, यस, वो श्रवण शक्ति कम होती है या होती ही नहीं है? दोनों होता है। अगर श्रवण शक्ति कम है तो उसको हम ऑडियोमेट्री नाम का टेस्ट करके हियरिंग एड श्रवण यंत्र देकर उसका श्रवण शक्ति इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या बहुत कम है तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। फिर जन्मतः विकार होता है, उसकी क्या वजह होती है? अभी बहुत सारे उस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी वजह उसकी मिली नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चा का जब जन्म होता था तो पहले इतना ख्याल में नहीं आता था, लेकिन अभी बहुत सारे उसमें इन्वेस्टिगेशंस आए। अगर 2 साल का या 3 साल का बच्चा हुआ है और वो बात नहीं कर रहा है तो इमीडिएटली हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, ENT को कंसल्ट करना चाहिए। उसमें टेस्ट आया BERA। बेरा ये टेस्ट है कि बच्चों का हियरिंग नॉर्मल है या ये उसमें तुरंत समझ जाता है। तो उसको 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का होने के बाद में टेस्ट करेंगे और फिर हमको ख्याल में आएगा कि वो सुन नहीं पाते तो जो ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन डायग्नोसिस के लिए ये जल्दी टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको समझ आएगा उसका हियरिंग नॉर्मल है या कम है, तो इस हिसाब से हमको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। एक और गीत हम सुनना चाहेंगे पसंद का। मुझे वो गीत सुनाना है जो कल्याण जी आनंद जी भाई ने उसको संगीत दिया है। आनंद जी भाई भी हमारे बहुत करीबी है, उनका भी मेरे बहुत स्नेहपूर्ण संबंध है और ये वॉइस केयर और ENT की जर्नी है हमारा, इसमें आनंद जी भाई ने बहुत हमें शुभाशीर्वाद दिए है। तो उनका गीत मैं पेश करना चाहूंगा। केशी ये गीत है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर और गीत है दिल पर है दिल का एतबार क्या कीजिए। आइए सुनो। आया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। क्या बात है। जी। तो इस बढ़िया से गाने के बाद अगला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि उम्र ज्यादा होने के बाद यानी सीनियर सिटीजन खासतौर से जो होते हैं उनमें सुनने की दिक्कत आती है, वो धीरे धीरे उनकी श्रवण शक्ति कम होती जाती है, तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है और उसमें किस तरह की ट्रीटमेंट होती है, क्या रोल होता है इस ट्रीटमेंट का? हम इसमें 2 भाग कर सकते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में वो लोग हैं जिनका प्रोफेशन नॉइजी एनवायरनमेंट में है या कंपनी में काम करने वाले लोग, PMT ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, कोई फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जहाँ बहुत सारी आवाज उनके कान पे बहुत देर तक होती है, या सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले लोग, फिश मार्केट में काम करने वाले लोग, इनको बहुत सारा उनका उम्र जिंदगी पूरा नॉइजी माहौल में जाता है। तो उनको आफ्टर सम एज 55-50 या पस आता है, उपाय क्या किए जाते हैं उस पर? वजह तो मैंने इसके पहले बताई है आपको। स्टेशन ट्यूब की वजह से सर्दी जुकाम पूरा कान में जाता है। इसमें ट्रीटमेंट का 2-3 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कान में से पस आता है तो उसे क्लीन रखना चाहिए, बार बार कॉटन से क्लीन करना चाहिए। वो जितना ड्राई रहेगा परफोरेशन उतना वो हील होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यू कैन पुट एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, एंटीहिस्टामिनिक। सर्दी अगर कम हुई तो वो पानी आने का जो तकलीफ है वो कम हो जाता है और मोर देन 50% आधे से ज्यादा बच्चों में अपने आप वो ठीक हो जाता है। लेकिन बार बार आपको सर्दी होती रही, जुकाम होता रहा और कान में से बार बार पानी आता रहा तो फिर उसका एक्सरे निकालने के बाद उसका ऑपरेशन का स्टेप लेना होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों में अगर सर्दी जुकाम कंट्रोल में रहा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रीज वाला पानी या ठंडा पानी अगर ये अवॉइड करेंगे तो फिर वो तकलीफ अपने आप कम हो जाती है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर की सलाह से कान में दवाई डालना तो अलग बात है, मगर हमारे यहाँ पुराने जमाने से दादी के कहने पे, नानी के कहने पे तेल कुछ कोई होता है विशिष्ट प्रकार का और उसे गर्म करके कान में डाला जाता है, ये कहाँ तक ठीक है? ये तेल गर्म करके पूरा उसको प्योर करके डालना तो ठीक है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बच्चों के कान के पर्दे में छेद होता है, उसमें से पानी या पीप बाहर आता है। तो ऐसे केस में अगर आप तेल डालेंगे तो वो परफोरेशन से, वो छेद से वो तेल अंदर मिडल ईयर में चला जाता है। दैट कैन गिव बर्थ टू कॉम्प्लिकेशन। तो ये चीजें थोड़ा ख्याल रखना जरूरी है। और जो बच्चों को कान की तकलीफ है, उनको ईयर डिस्चार्ज या सुनने में तकलीफ है, तो उन्होंने स्विमिंग वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप स्विमिंग में जाएंगे तो पूरा जो पानी परफोरेशन से आपके मिडल ईयर में चला जाएगा और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। तो वो बच्चों ने स्विमिंग अवॉइड करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड जिनके कान नॉर्मल है, जिनको परफोरेशन नहीं है, छेद नहीं है, अगर वो बच्चे भी ज्यादा देर तक स्विमिंग करेंगे
या उसमें जंप मारेंगे पानी में तो पानी का पूरा आघात कान के पर्दे पे होता है और उसको छेद कर देता है। तो ये चीजें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अगर स्विमिंग करना ही है तो ईयर प्लग्स होते हैं या पूरा कवर होने वाला जो फेस मास्क होता है या हेड मास्क होता है वो इस्तेमाल करना जरूरी है। जी, यहाँ एक गाना हो जाए डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे वो डॉक्टर साहब, अब थोड़े बड़े बच्चों की बात करते हैं, जो पौगंडावस्था के बच्चे होते हैं, प्यूबर्टी जिसे हम कहते हैं, 16-17 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चों की आवाज बदल जाती है, उसकी क्या वजह होती है? जब भी ये बच्चे 13, 14, 15, 16 साल के हो जाते हैं जी, तो सर्टन हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस। आपके शरीर में कोई हार्मोन चेंज हो जाते हैं और हार्मोन चेंज होने के साथ साथ जो हमारा आवाज का जो बॉक्स है, लैरिंग्स बोलते हैं हम जिसको, या वॉइस बॉक्स कहते हैं या वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, उसका लेंथ बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। दैट इज नेचुरल चेंज, वो कोई बीमारी नहीं है। और वो चेंज होने से, साइज चेंज होने से आवाज की जो पिच है, आवाज की जो क्वालिटी है, आवाज का जो टोन है वो चेंज हो जाता है। तो ये बच्चों ने ख्याल में रखना चाहिए, स्पेशली जो सेलिब्रिटी सिंगर्स है बच्चे, लिटिल चैम्प्स, लिटिल वर्ल्डर जो अपना चैनल पे देखते हैं, देखो वो बच्चे तो शुरू में बहुत अच्छी आवाज लगती है उनको, बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन उनमें से मोर देन 70% बच्चे बाद में करियर नहीं कर पाते, वो भूल जाते, हमें दिखते नहीं कहाँ गए हो। इसकी वजह ये है कि सर्टन एज तक आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन आफ्टर 14, 15, 16, 17, 18 ईयर्स इट इज गोइंग टू चेंज। ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। वो चेंज एक्सेप्ट करने की मानसिकता तैयार होनी चाहिए बच्चों में और पेरेंट्स में। और ये चेंज जब होता है तो उसको पॉजिटिव वे में लाने के लिए कोई ट्रीटमेंट है, कोई काउंसलिंग है, वॉइस केयर ट्रीटमेंट, ये करना जरूरी होता है। क्या होता है, कम उम्र में बच्चों को पूरा वो ग्लैमर मिल जाता है, उनकी आवाज अच्छी होती है, उनको पूरा सेलिब्रिटी स्टेटस मिल जाता है, और बाद में आवाज चेंज होने की वजह से पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, तो बच्चों पे इसका बुरा असर होता है। ये बात बच्चों ने ख्याल में रखनी चाहिए, पेरेंट्स ने ख्याल में रखनी चाहिए, और जो म्यूजिक स्कूल वाले लोग हैं जी, उनके लिए भी ये मेरी सलाह है। बचपन से कोई संगीत सीख रहे हैं, खासतौर से गायन सीख रहे हैं, तो ये जो अवस्था है जिसमें शारीरिक बदलाव हो रहा है, और ऐसे में अगर गायन का स्ट्रेस एक तरह का उनकी आवाज पे अगर पड़ता है तो बुरा असर होता होगा उसका। बच्चों में जो मैंने बोला कि हार्मोन्स जो अपने शरीर में सीक्रेट होते हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुकात, गहरा संबंध वॉइस के साथ। अगर फीमेल्स में, बच्ची में मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, मेनार्की हम उसे बोलते हैं, तो हार्मोन्स सिक्रीशंस अलग है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। अगर उसका मेंस्ट्रुएशन पीरियड चल रहा है, हार्मोन्स अलग होते, उसमें आवाज चेंज हो जाती है। प्रेगनेंसी, उसमें आपके बदन में हार्मोन अलग अलग चेंज होते हैं, उसका लेवल कम ज्यादा होता है तो आवाज चेंज हो जाती है। अच्छा। उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 मास, बाद में के 3 मास और आखिरी 3 मास, इसमें भी आवाज का वेरिएशन होता है। आफ्टर डिलीवरी सम हार्मोन चेंजेस, आवाज चेंज हो जाती है। आफ्टर मेनोपॉज अगेन हार्मोन चेंजेस, आवाज चेंज हो जाती है। जो फीमेल सिंगर्स है उन्होंने ये बातें पूरी ख्याल में रखना जरूरी है। अगर ये ख्याल में नहीं रखा तो उनको ऐसा लगता है कि मेरी आवाज में कुछ तो गड़बड़ हुई है, उसका फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऑन एवरी स्टेप व्हेनेवर हार्मोन चेंज इज गोइंग टू हैपन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वॉइस, यू हैव टू कंसल्ट ENT सर्जन एंड वॉइस केयर स्पेशलिस्ट। कार्यक्रम के इस मोड़ पे एक और गीत हम आपकी पसंद का सुनना चाहेंगे। मुझे SD बर्मन साहब का गीत बहुत याद आ रहा है, अहिर भैरव राग में इसको बनाया गया है जी। पूछो ना कैसे एक पल जैसे युग बीता, बहुत ही सुंदर गीत आपने सुनवाया। और युग बीते मोहे नींद न आई, नींद से बड़ा गहरा रिश्ता है डॉक्टर साहब आवाज का और हमारे शरीर का। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से समझाइए कि नींद अगर अच्छी तरह से ली जाए तो हमारी आवाज कैसी होगी, और नींद अच्छे तरह से ना मिले, शरीर को आराम नहीं मिला तो शायद आवाज बदल सकती है। नींद का बहुत गहरा रिश्ता है आवाज के साथ में। जब आप आराम से सो जाते हैं जी, तो यू गेट, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। अगेन वी विल कम टू हार्मोन्स, सम डिफरेंट हार्मोन्स विल बी सीक्रेटेड इन द स्टेज ऑफ स्लीप जी, और आपका पूरा वो स्ट्रेस कम हो जाता है तो आपका आवाज ठीक हो जाता है। लेकिन जो नींद जो है वो रात का नींद लेना जरूरी है। आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है नींद का, आपका नींद उससे कोरिलेट होना चाहिए। बहुत से लोग रात में बहुत देर तक जगते और फिर सुबह में देर से उठते और वो कहते कि नहीं मैंने नींद पूरी किया, दोपहर में 2 घंटा सोते, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। रात का नींद, ये रात का नींद ही लेना चाहिए। जिनको ऐसा लगता है कि अपनी आवाज अच्छी रहनी चाहिए तो उन्होंने रात में जल्दी सो के सुबह में जल्दी उठ के फिर रियाज करना जरूरी है। एक सवाल ये है कि
यंग जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, युवा बच्चे हैं, आजकल बहुत ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। अपने मोबाइल से उसे जोड़ के वायरलेस भी आ गए हैं, उसे क्या ईयरबड्स कहा जाता है, उस तरह के वो इस्तेमाल करते हैं ईयरफोन। तो उसे कितना इस्तेमाल करना चाहिए? ज्यादा इस्तेमाल करने से क्या कोई तकलीफ हो सकती है? उसको ज्यादा इस्तेमाल करने से तकलीफ हो सकती है। हियरिंग लॉस उसमें आपको दिख सकता है, या फिर स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस उसमें होता है, क्योंकि हमारे शरीर से दूर रखा हुआ स्पीकर, उसमें से निकलने वाली आवाज और बिल्कुल, हमारे कान में लगाया हुआ बिल्कुल, बिल्कुल, उससे निकलने वाली आवाज जो सीधे कान के पर्दे पर पड़ती है। बाहर से आने वाली आवाज ये ट्रेवल करके आती है, उसका इंटेंसिटी कम होता है, वो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन उसको आप नजदीक उसको चिपका देंगे तो उससे तकलीफ होने वाला है। तो ये तो यंग जनरेशन ने ख्याल में रखना जरूरी है। जैसा स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, वैसा ये भी कम होना चाहिए। जो बच्चों को वो एडिक्ट हो गया, अभी बहुत सारे हमारी यंग जनरेशन एडिक्ट हो गए, उनको कान में डाले बगैर वो सुन नहीं पाते, उनका हियरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, क्योंकि दूर से आने वाली वेव्स कैच करने का जो कैपेसिटी है हमारे ईयर का वो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है। तो इसलिए उनको हियरिंग लॉस और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये ज्यादा दिख रहा है यंग जनरेशन में। जो वायलेंस हो रहे, बच्चे लोग हिंसक होने लगे, उनको अगर वो सुनने में नहीं दिया तो वो कुछ भी उसका रिएक्शन देते। तो मुझे ऐसा लगता कि अभी ये दिस इज अलार्मिंग सिचुएशन की ये चीज हमें कम करनी चाहिए। अगर आपको मोबाइल यूज ही करने तो हो सके तो जितना एज फार एज पॉसिबल आप स्पीकर फोन यूज करो, दूर से बात करो, दूर से सुनो, या फिर अभी बहुत सारे जो कार्स है, गाड़ियां, उसमें वो सिस्टम होता है कि वो उसको ब्लूटूथ को ज्वाइन करेंगे तो आपको कान के करीब लगाने की जरूरत नहीं, यू कैन स्पीक नॉर्मली। मुझे ऐसा लगता है कि ये गैजेट हमें अभी बच्चों को यूज करना देना चाहिए। की जगह ब्लूटूथ स्पीकर लगा के बिल्कुल बिल्कुल सुन सकते हैं। और ये जो बातें ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी हमारा जो स्टडी है, हमारा जो करिकुलम है, उसमें आनी चाहिए। 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये आना चाहिए करिकुलम में कि ब्लूटूथ लगाने से, कान का ईयरफोन नजदीक लगाने से क्या तकलीफ होने वाली है, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट शुड बी इन देयर एजुकेशनल करिकुलम, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के बिना आगे बढ़ना तो असंभव है। बिल्कुल। फिर इसके साथ अगर जीना है तो कैसे जिया जाए, तो उसके क्या नियम बनाए जाए और वो उन नियमों का पालन कैसे करना है, सिखाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक और गीत हम सुनना चाहेंगे आपकी पसंद का। मुझे वो गीत सुनाना है जो कल्याण जी आनंद जी भाई ने उसको संगीत दिया। ये है कि बहुत से लोगों को नहाने के बाद और वैसे भी सुबह शाम कभी कभार कान में कुछ गुदगुदी सी हो रही है तो वो ईयरबड्स डाल लेते हैं। कुछ लोगों को माचिस की तीली में कपास लपेट कर और उसे कान में डाल के घुमाते रहते हैं। ये कहाँ तक सही है? ये गलत बात है, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम वो डालेंगे तो हमारा कान साफ रहेगा। दिस इज नॉट ट्रू। कान को साफ रखने की आपको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं, कान अपने आप साफ रहता है। दरअसल जैसे वो कहते हैं कि कान से मैल निकाल रहे हैं, क्या कोई कान में मैल जमा होता है? कान में मैल जमा होना इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, होना ही चाहिए। अच्छा, दैट इज नेचुरल, दैट इज प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। अगर कोई चीज आपको अटैक करती है कान के अंदर, कोई इंसेक्ट है या कोई पत्थर है चला जाता है, तो वैक्स, मैल उसको प्रोटेक्ट करता है। दैट इज नॉर्मल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। मैल हमारा दुश्मन नहीं है, मैल हमारा दोस्त है। मैल कब निकलना चाहिए? जब आपको तकलीफ दे रहा है, जब आपको सुनने में कम आ रहा है, जब आपको दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तभी आप मैल निकलना चाहिए। वो भी डॉक्टर के पास जाके विद प्रायर ट्रीटमेंट, उसमें कोई ड्रॉप्स डाले जाते हैं, वो मैल जो वैक्स है वो सॉफ्ट किया जाता है और फिर सक्शन से उसको निकाला जाता है। लेकिन बहुत से लोग अपने आप कान में कोई चाबी डालते हैं, पेन डालते हैं, पिन डालते हैं और वो इंजुरी हो जाता है। अगर आपके ईयर ड्रम को, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं, उसको अगर इंजुरी होगी तो आपको सुनने में तकलीफ होती है और ऑपरेशन तक उसका करना पड़ सकता है। बहुत से बच्चों में ये चीजें देखी जाती है कि उनकी माँ उनके कान में वो बड्स डाल के पूरा साफ कर दिया, वो बच्चा हिलता है, रोता है, फिर वो इंजुरी हो जाती है। ऐसे बहुत से पेशेंट हर कोई ENT सर्जन के पास आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदत गलत है। यानी हमें लगता है कि हम कान साफ कर रहे हैं, दरअसल हम कान को तकलीफ दे रहे हैं। तो ये सबके लिए बहुत जरूरी बात है, ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट अभी आते हैं ओपीडी में कि कान साफ करते समय वो जो आपने बताया कि वो कॉटन अंदर चला जाता है और वो बर्ड्स बाहर निकलता है, फिर उसको अंडर माइक्रोस्कोप कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो हमें कॉटन निकालना होता है बाहर। अगर वो नहीं ख्याल में आए, नहीं निकाले तो उसमें उसका फंगस तैयार हो जाता है, फिर दैट गिव्स कॉम्प्लिकेशन।
बहुत ही जरूरी बात थी जो सबको हमें ध्यान में रखनी है कि कान में किसी तरह के ईयरबड्स या माचिस की तेल या कोई भी ऐसी छोटी चीज जिससे हमें लगता है कि हम कान को सहला रहे हैं, गुदगुदा रहे हैं और कान साफ कर रहे हैं, मगर ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ एक गाना हो जाए डॉक्टर साहब। हाँ, मुझे वो गाना याद आ रहा है, शंकर जयकिशन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ है शिवरंजनी राग में। जी। अगेन, तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, ओह, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। हाँ। सेहतनामा में आप सुन रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद भोई से जयंत पात्रिकर की बातचीत की पहली कड़ी। विषय ईएनटी से जुड़ी समस्याएं और समाधान। कार्यक्रम का अगला भाग सुनिए अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग मनीष वैश्य से मिला और सेहतनामा इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। सेहतनामा। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।